भूत अंकल और चुड़ैल आंटी। विभूति को लेकर उसके बुआ और फूफा कई सालों बाद उसके घर में आए थे। उसके घर को देखकर बुआ कहती हैं, हे भगवान, कितना बड़ा घर है इसका, और हम वहाँ छोटे से घर में गुजारा कर रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसके घर चलो, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। अरे भाग्यवान, मैं तो बस इसीलिए नहीं आया था क्योंकि एक तो यहाँ पर कुछ कमाने खाने का साधन नहीं था, ऊपर से जब से इसके चाचा चाची ने यहाँ कुछ छोड़ा भी तो नहीं था, सब कुछ खर्च कर गए, बस ये घर ही छोड़ा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो बड़े कंजूस किस्म के लोग थे, अच्छा हुआ मर गए। बुआ जी, फूफा जी, मेरे चाचा चाची को ऐसा मत बोलो, वो मेरे प्यारे अंकल और आंटी थे, वो बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हाँ, सब तो वही करते थे, हम तो बस पाल रहे हैं तुझे। अरे देखो जरा, ये लड़का कितना बोलने लगा है। और सुमन, तुम्हारी भी आजकल कुछ जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। अजीब, पर मैंने गलत भी क्या बोला? एक तो इसे खिला पिला रहे हैं, इसे ऊंट जितना बड़ा कर रहे हैं, ऊपर से ये हमारे सामने अपने मरे हुए चाचा चाची की तारीफ कर रहा है। अरे तुम भी आते ही इस लड़के से लड़ने लगी, कुछ देर रुको तो सही, घर में अंदर तो चलो, बाद में लड़ लेना। और विभूति बेटा, अपने से बड़ों से बहस नहीं करते। फिर तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर को देखकर बुआ बोलती है, वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है, हमें तो यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था, पर कोई मेरी सुने तभी तो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अजी, आपकी बात का क्या बुरा मानना। तुम इस लड़के विभूति पर इतना अत्याचार मत किया करो, उसके बदौलत ही हमारे पास आज ये सब कुछ है। तुम अपना मुंह बंद रखो जी, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी। अगर उसे हमने सर पर चढ़ा लिया तो कल को वो अपनी जायदाद से हमें एक भी रुपया नहीं देगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर हमें ये सब अपने नाम करना हो तो इसे अपने काबू में करना होगा, वरना ये हमें एक रुपया भी नहीं देगा और फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। तभी विभूति की बुआ उससे कहती है, विभूति, अरे ओ विभूति, कहाँ चला गया? चल मेरे लिए पानी लेकर आ। बुआ जी, मैं तो अभी इस घर में आया ही हूँ, फिर मुझे कहाँ से पता होगा कि रसोई कहाँ है? बताओ, अब पानी कहाँ से लेकर आऊँ? अरे तुझे इतनी बड़ी रसोई नहीं दिखाई दे रही, कामचोर कहीं का, बस नाटक करवा लो। विभूति कुछ नहीं बोलता, बस पानी लेने के लिए रसोई में चला जाता है और तभी उसके हाथ से गिलास छूट जाता है, फर्श पर पानी पानी हो जाता है। तभी विभूति पानी में कुछ देखता है और बहुत तेज चिल्लाता है, अरे इसे क्या हुआ? पानी लेने गया था, इतनी तेज चिल्लाने क्यों लगा? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ नौटंकी कर रहा हो। बुआ फूफा रसोई में जाते हैं तो वो देखते हैं विभूति वहां पर बेहोश पड़ा था। बुआ उसके मुंह पर पानी मारती है, क्या हुआ विभूति, तू यहाँ बेहोश क्यों पड़ा था? डरते हुए विभूति बोलता है, कोई है यहाँ, कोई है बुआ, मैंने किसी को देखा। वो बस इतना ही कह रहा था, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर फूफा उसे कमरे में लेटा देते हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर आने लगे तभी उसकी बुआ कहती है, अजी, मुझे तो लग रहा है ये कोई नाटक कर रहा है, मैं इसको अभी ठीक करती हूँ। अरे नहीं, मुझे लगता है इस बार ये सच कह रहा है, जरूर इसने किसी को देखा होगा। अजी, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत भोले हो, मैं इसको जानती हूँ। फिर बुआ जाकर विभूति को बहुत मारती है, लेकिन मार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर रात में जब सब सो रहे थे तो रसोई के बर्तन गिरने लगते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? कहीं विभूति तो नहीं है? अगर वही हुआ तो मैं आज उसको जान से मार दूंगी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। बुआ रसोई में जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ विभूति नहीं दिखता। फिर वो बोलती हैं, मुझे लगता है कोई बिल्ली वगैरह होगी जो ये सब कर रही थी, चलो चलकर वापस लेट आ जाए। फिर बुआ अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैंने सुना था कि भाई भाभी के पास बहुत सारा सोना चांदी था, अगर हम उसे खोजते हैं तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। कह तो तुम सही रही हो, चलो ठीक है, चलकर सारे घर में खोजते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। दोनों रात में पूरे घर में ढूंढते हैं, फिर एक कमरे में जाते हैं, वहां पर रखे बक्से को खोलते हैं, उसमें बहुत सारा सोना था। तभी विभूति के कमरे में कोई जाता है और विभूति को जगाता है।
विभूति, विभूति, उठो विभूति, उठो। विभूति अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी और एक औरत का साया खड़ा था। कौन है यहाँ? बुआ, फूफा जी, क्या आप दोनों हो? वो साया वहाँ से चलने लगता है। विभूति भी उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए विभूति उस कमरे तक चला जाता है जहाँ पर उसके बुआ फूफा थे। बुआ, फूफा जी, आप दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और इस बक्से में क्या है? विभूति को देख बुआ हड़बड़ाती हुई बोलती हैं। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मेरा बक्सा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बुआ, फूफा जी, आप लोग ही तो मेरे कमरे में आए थे और मुझे उठाकर अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। तुम कुछ पागल हो क्या? हमें क्यों यहाँ इतनी रात को लेकर आए हो? पर मेरे कमरे में एक आदमी और औरत का साया खड़ा था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। अगली सुबह उनके घर में एक तांत्रिक बाबा आते हैं। विभूति उनके लिए खाना लेकर जाता है। बाबा, लो, ये खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे ऊपर 2 आत्माओं का साया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ बाबा, ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो मुझे पानी में साया दिखाई दिया, फिर रात में वो दोनों साए मुझे एक कमरे में लेकर चले गए। ठीक है बेटा, मैं अपनी क्रिया शुरू करता हूँ। फिर तांत्रिक बाबा अपने मंत्र पढ़ते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ दोनों आत्माएं आ जाती हैं। तुम क्या चाहती हो? इस बच्चे को क्यों डरा रही हो? ये हमारा अपना ही है, हम इसकी मदद के लिए आए हैं। अपना? कौन हो तुम? इससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? बेटा विभूति, हम तेरे चाचा और चाची हैं। तेरे बुआ फूफा तेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, तेरी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। इसलिए हम तुझे जागरूक करने आए थे, तुझे उनसे बचाना चाहते थे हम। क्या सच में आप भूत अंकल और चुड़ैल आंटी मेरे चाचा चाची हो? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? बेटा, तेरे बुआ फूफा ने हम दोनों का कार एक्सीडेंट करवा दिया था, जिस वजह हम दोनों मारे गए और भूत और चुड़ैल बन गए। भूत अंकल, चुड़ैल आंटी, आप चिंता मत करिए। मैं बुआ और फूफा जी को सजा दिलवा कर रहूंगा। और तांत्रिक बाबा, आप प्लीज मेरे भूत अंकल और चुड़ैल आंटी को छोड़ दो। इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर विभूति और उसके भूत अंकल और चुड़ैल आंटी मिलकर बुआ और फूफा को डराने लगते हैं। बुआ अपने सोने के गहने पहने बैठी थी। ये गहने तो मेरे ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं, मानो मेरे लिए ही बने हो। अच्छा हुआ हमने इस विभूति के चाचा चाची को मार दिया, वरना आज इस सोने चांदी पर उनका हक होता। देखते ही देखते बुआ के गले में पड़ा सोना सांप में बदल जाता है। बुआ डर के मारे उसे दूर फेंक देती है। ये क्या हो रहा है? मेरा सोना सांप में कैसे बदल गया? उधर फूफा जी नहा रहे थे, तभी उन्हें बाथरूम के शीशे पर भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। सच बता दो सबको, वरना अपनी जान से जाओगे। फूफा डरते हुए बुआ के पास आते हैं और दोनों अपने साथ हुई घटना को बताते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं उनके सपने में विभूति और उसके साथ एक भूत और चुड़ैल खड़े थे। बुआ जी, फूफा जी, आपने मेरे चाचा चाची को मार दिया और मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो। अगर आपको ये सब चाहिए था तो मुझे या इन्हें बता देते। आपको इनकी जान लेने की क्या जरूरत थी? बेटा विभूति, हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इनसे बचा ले। हम तुम दोनों को तभी छोड़ेंगे जब तुम अपना गुनाह कबूल करोगे। नहीं नहीं, मैं कुछ कबूल नहीं करूंगी। तभी भूत अंकल और चुड़ैल आंटी बुआ और फूफा को हवा में लटका देते हैं और अपनी शक्ति से नीचे लोहे के सरिये लगा देते हैं। अगर तुमने आज अपना गुनाह नहीं कबूल किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और फिर तुम भी हमारी तरह मरकर भूत चुड़ैल बन जाओगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हम सबको सच बता देंगे। फिर बुआ फूफा अपने गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लेते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। विभूति को उसकी जायदाद वापस मिल जाती है। बेटा विभूति, अब हमारे जाने का समय आ गया है। बेटा,
तुम अपना ध्यान रखना, हमारा काम खत्म हो गया, अब हम चलते हैं। इससे पहले विभूति कुछ कहता, उसके भूत अंकल और चुड़ैल आंटी एक चमचमाती रोशनी में विलुप्त हो जाते हैं।